अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? Unlike in the past, when accounting statements were largely needed by the proprietor, these days the accounting statements are needed by various parties who have vested interest in the business, proprietors, investors, creditors, government and many others. देखो पास्ट में क्या होता था, पास्ट में अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत ज्यादा लोगों को नहीं पड़ती थी। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की नीड सिर्फ और सिर्फ प्रोपराइटर को होती थी, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए या फिर बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए। लेकिन आज के टाइम में अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की नीड बहुत सारी पार्टीज को होती है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को ये जानने के लिए कि हमारा बिजनेस किस प्रकार से वर्क कर रहा है, हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। प्रोपराइटर को किस प्रकार से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इन्वेस्टर्स ये जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं कि वो जिस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है या फिर नहीं है। क्रेडिटर्स जो हमारे बिजनेस के लेनदार होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जिस बिजनेस को हम सामान उधार दे रहे हैं या फिर पैसा उधार दे रहे हैं वो हमें रीपे कर पाएंगे भी या फिर नहीं, गवर्नमेंट को, एंड मैनी अदर्स। So accounting statements disclose the profitability and solvency of the business to various parties. तो जो accounting statements होते हैं ये business के profitability या solvency को बहुत सारी parties के लिए provide करा देते हैं। It is therefore necessary that such a statement should be prepared according to some standard language and set rules. इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो statements हो ना ये कुछ standard language या जो rules set किए गए हैं उनके मुताबिक ही बनाई जाए, क्योंकि इनका यूज इतनी सारी वेरियस पार्टीज के लिए होने वाला है तो ये सेट रूल्स के बेसिस पर अगर बनाई जाए तो ही अच्छा है। दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जिन रूल्स के बेसिस पर इनको रेडी किया जाता है उन प्रिंसिपल्स या रूल्स को बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गाप। These principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements. तो ये principles हैं जो कि GAAP में बनाए गए हैं, ये principles दुनिया में जितने भी accountants हैं सबके द्वारा accept किए जाते हैं as general guidelines for preparing the accounting statements, क्योंकि ये as a general guideline work करते हैं कि इन्हें किस प्रकार से काम करना है या फिर इनमें क्या कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इनका नेचर कैसा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। Accounting principles are uniform set of rules. These are developed to ensure uniformity and easy understanding of the accounting information. ये जो accounting principles हैं ये एक यूनिफॉर्मिटी को सेट करते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक रूपता। मतलब जितने भी रूल्स है ना ये एक रूप होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई और रूल फॉलो किया जा रहा है, किसी और दूसरी जगह पर कोई और रूल फॉलो किया जा रहा है। इन सारे रूल्स में यूनिफॉर्मिटी होती है। सेकेंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड रीजंस। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, ये मैन मेड है क्योंकि लोगों ने जब इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं एक रीजन के बेसिस पर ये बनाए गए हैं। दे आर नॉट लैबोरेटरी टेस्टेड एंड हेंस दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंसेस। लाइक जो प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या अदर नेचुरल साइंस के वो एक लैबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं कि वर्क करेंगे या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O, H2O, भाई H2 प्लस O को मिला दिया जाए तो पानी ही बनेगा, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट में वेरीफाइड है। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, इनको कहीं भी वेरीफाई नहीं किया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ये लोचशील होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी को ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना तो वो उसको चेंज कर सकता है, ये बिल्कुल रिजिड नहीं होते। They are bound to change with the passage of time in response to changes in business practices, government policies and needs of user of accounting information. Accounting information की नीड मतलब यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड किस प्रकार से है एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इनके बेसिस पर इनको चेंज किया जा सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, इनको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। ये रेलेवेंस होते हैं, प्रोवाइड्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये फीजिबिलिटी प्रिंसिपल शुड बी प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ना ये प्रैक्टिकल होते हैं, इनको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कौन कौन से काइंड है, कौन कौन से टाइप है। As per accounting standard AS1, there are three fundamental accounting concepts और assumptions. मतलब accounting standard 1 में mainly इन 3 concepts को बताया गया है। तो सबसे पहले है इसमें going concern concept. Going concern concept क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन है इट इज assumed that the business will continue to exist for a long period in the future and it is a continuing enterprise.
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इस बात को कहता है कि जो बिजनेस है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करने वाला है। मतलब जो हमने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है ये लंबे समय तक चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमने आज बिजनेस एस्टेब्लिश किया और इस बिजनेस को हम अगले 1 साल बाद ही खत्म कर देंगे या इसको हम वाइंड अप कर देंगे। हम अब जो जब भी कोई एक बिजनेस बनाया जाता है, एस्टेब्लिश होता है, तब एक लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करने के लिए बनाया जाता है एंड इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। इसकी implications है assets are recorded at cost rather than liquidation value as the business is expected to continue। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारी जो assets है उनको at cost बुक में नोट किया जाता है, ना कि उनकी लिक्विडेशन वैल्यू पर, एज द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ अ मशीनरी इज परचेज्ड विच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। हमने एक मशीनरी परचेज की ये सोच के कि जो मशीन हमने परचेज की है ये नेक्स्ट 10 सालों तक हमारे बिजनेस में रहेगी या 10 सालों तक हम अपने बिजनेस में इस मशीन को यूज करेंगे। The cost of this machinery will be spread over the next 10 years for calculating the profit or loss of each year। तो अब जो मशीनरी की जो कॉस्ट है हम क्या करेंगे, मशीनरी की कॉस्ट को 10 साल तक स्प्रेड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, हमने मान के चल रहे हैं कि ये जो मशीन है ये 10 साल तक हम इसको यूज करेंगे। 50,000 को हमने 10 से डिवाइड किया, इसका मतलब हर साल इस मशीनरी की कॉस्ट हमारे लिए मानी जाएगी 5,000 रुपए। The machine would not be treated as an expense in the year of its purchase itself। तो जिस ईयर हमने इस मशीन को परचेज किया है उस ईयर इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा। The market value of the fixed asset is irrelevant and is not recorded in the balance sheet। तो जो आज के डेट में फिर मार्केट वैल्यू उस फिक्स्ड एसेट की क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है एंड बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा एज दीज एसेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि हम इस मशीन को जब बेचने ही नहीं वाले तो हम ये नहीं देखेंगे कि इस मशीन की एक्चुअल वैल्यू मार्केट में क्या है, हम इसे एट कॉस्ट ही बुक में नोट करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसकी डेफिनेशन है इट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स है ना वो हमेशा कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब एक जैसे ही रहनी चाहिए फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। जो हम ऐसा नहीं है कि हमने पहले साल कोई और हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दूसरे साल हमने उसी चीज के लिए कोई और मेथड यूज की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर इंश्योरिंग कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर टाइम, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनको इजीली कंपेयर किया जा सके। Implication consistency helps stakeholders compare financial performance across periods। तो जो कंसिस्टेंसी होती है वो स्टेक होल्डर्स की हेल्प करती है कि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ ए कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन फॉर एसेट इन वन पीरियड इट शुड कंटिन्यू टू डू सो इन द फॉलोइंग पीरियड्स अनलेस अ जस्टिफाइड चेंज इज नीडेड। फॉर एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन के लिए फर्स्ट ईयर में हमने यूज की स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड ईयर में हम यूज कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से इसका असर हमारे प्रॉफिट्स पर पड़ेगा, या तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बिजनेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सारी मेथड्स के लिए, कि हम जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो वन ईयर टू अनदर सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ये वाला जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है ये जिस वक्त हमने रिकॉग्नाइज कर ली है उसी वक्त इनको रिकॉर्ड कर देना चाहिए व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि इनके लिए हमने कैश को रिसीव किया है या पे किया है या नहीं किया है। Implication accrual accounting provides a more accurate picture of company's financial position and performance। तो जो इस प्रकार की अकाउंटिंग होती है जिसमें हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ये कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन के एक्यूरेट डेटा को हमें प्रेजेंट करके देता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अ सेल इज मेड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है। हमने क्या किया, हमने मोहन नाम के किसी पर्सन को 50,000 रुपए का गुड्स माल उधार पर बेच दिया। अब हमने आज के डेट में उसे उधार पर जो सामान बेचा है हम उसे उसी दिन बुक्स में नोट कर देंगे कि आज हमने 50,000 रुपए का सामान मोहन को बेचा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमने कैश रिसीव उससे किया है या फिर नहीं, लेकिन एक ट्रांजेक्शन हो चुका है। हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारा आने वाला है, बेशक अभी आया नहीं है लेकिन इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसको बोला जाता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे कुछ अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि बिजनेस में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, मीनिंग पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। मतलब जो बिजनेस है ना, उसको ओनर से बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाता है। उसका हम ओनर से हम उसका कोई भी रिलेशन नहीं रखने वाले हैं। मतलब जो बिजनेस है और ओनर है दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है। हालांकि एक ओनर है, उसने अपना पैसा लगाकर एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, लेकिन फिर भी ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग ही ट्रीट किए जाएंगे। Business transactions are recorded separately. The proprietor is treated as a creditor of the business to the extent of capital invested by him in the business. अब जो प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर ने पैसे को इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन हम उसको एज एन ओनर ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको एज अ क्रेडिटर ट्रीट करेंगे कि उसने हमारे बिजनेस में इतना पैसा लगाया है। हम एज अ मैनेजर अगर वर्क कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस जो है, मतलब एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मालिक ने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए, तो हम अब उस मालिक को एज अ क्रेडिटर ट्रीट करेंगे। द कैपिटल इज ट्रीटेड एज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट द फर्म इज बोरोड फंड फ्रॉम इट्स ओन प्रोपराइटर इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। क्योंकि बिजनेस में ये अज्यूम किया जाता है कि मान के चलते हैं हमने अगर ये पैसा 1 लाख रुपए मालिक ने नहीं लगाया होता, तो हम क्या करते, हम बैंक से या किसी आउटसाइडर पार्टी से बोरो करते हैं इस 1 लाख रुपए को, तब भी तो वो पर्सन या वो बैंक भी तो हमारे लिए क्रेडिटर की तरह ही हम उसे ट्रीट करते। तो यहाँ पर भी हम मालिक को भी एज अ क्रेडिटर ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसके लगाए गए पैसे या सामान को एज अ हम कैपिटल ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशन, दिस इंश्योर्स दैट ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बात को इंश्योर कर देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल और केवल बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही हमें ट्रीट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, उन्हें दिखाना है। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ द ओनर इन्वेस्ट पर्सनल मनी इनटू द बिजनेस, इट्स रिकॉर्डेड एज कैपिटल इन द बिजनेस बुक्स एंड नॉट एज ओनर्स पर्सनल फंड। अब ओनर ने क्या किया, ओनर ने 10,000 रुपए और बिजनेस में लगा दिए, तो हम उसको एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे, ना कि ओनर के एक पर्सनल फंड में उसको डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Only transactions measurable in monetary terms are recorded in the accounting records. जो transactions monetary terms में measure किए जा सकते हैं, मतलब जिन लेन देन को हम पैसों के रूप में मेजर कर सकते हैं कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसको ही हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करेंगे। Ensures that financial statements reflect quantifiable economic monetary factors. ये कॉन्सेप्ट इस बात को इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक मॉनेटरी फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब हमारे बिजनेस की जब हम रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू क्या है। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एम्प्लॉय स्किल और कंपनी रेपुटेशन आर नॉट रिकॉर्डेड एज दे कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ कॉल बिटवीन अ प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर. It does report that a strike is beginning and it does not reveal that a competitor has placed a better product in the market. देखो, कोई एम्प्लॉय है और उसकी स्किल्स को नहीं हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे कि उसकी स्किल्स की वजह से हमें फायदा हो रहा है, ना ही किसी कंपनी की रेपुटेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर के बीच में एक झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े का असर बेशक हमारे बिजनेस पर पड़ने वाला है, हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स पर पड़ सकता है, लेकिन इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते कि उसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Divides the life of a business into regular intervals such as months, quarters or years for reporting purposes. ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, मान के चलते कि हमने एक बिजनेस की शुरुआत की, हमने एक स्टेशनरी बिजनेस की शुरुआत की, अब हमने 1 साल तक उस बिजनेस को रन कर लिया। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या हमें उस बिजनेस को करके क्या मिला है एक्चुअल में, तो ये हम केवल और केवल तब जान सकते हैं जब अपने बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, जब अपने बिजनेस को बंद करेंगे, जब हम सारी एसेट्स को सेल करेंगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि बिजनेस का एक्चुअल नेट प्रॉफिट या एक्चुअल नेट लॉस क्या है। लेकिन ये हम करेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी हम अपने बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, तो उस टाइम पर इस इंफॉर्मेशन की कोई नीड नहीं रह जाएगी, ना हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ना क्रेडिटर्स के लिए, ना गवर्नमेंट के लिए, ना पब्लिक के लिए। तो ऐसे में क्या किया जाता है, हम अपने बिजनेस को एक रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मंथ्स में या क्वार्टर्स में या ईयर्स में डिवाइड कर लिया। जनरली इसको 1 साल के इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है कि हर साल के एंड में हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या है। This allows stakeholders to evaluate the business performance over specific periods. तो इससे क्या होता है, इससे स्टेक होल्डर्स को ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद।
इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ, अ बिजनेस इज कंपल्सरीली टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर इज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अपने, वो हर 31 मार्च को बनाने होते हैं, एंड जो कंपनी का न्यू ईयर होता है वो बनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कंपनी का एक पूरा साल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस और कॉस्ट, नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो एसेट है हम उनको ओरिजिनल परचेज प्राइस पर ही बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, उनके करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पर उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। It provides objective and verifiable information but may not reflect current assets value। इससे हमें अपने बिजनेस की वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है कि हमने जब एसेट को परचेज किया था तब उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या थी, लेकिन इससे हमें हमारे करंट एसेट्स की वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बिल्डिंग बॉट फॉर 10 लाख इज रिकॉर्डेड एट दिस कॉस्ट। हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी 2 साल पहले, उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। तो उन 10 लाख रुपए को हमने अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया। अब 2 साल बाद उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है कि हम इन 15 लाख रुपयों को अब अपनी बुक्स में नोट कर देंगे, जबकि उनकी जब वैल्यू जब उसकी 10,000 थी तो हमारी बिजनेस में अब उसकी वैल्यू 10,000 ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, ए डेबिट एंड ए क्रेडिट। If one account is debited, any other account must be credited. This system of recording transactions based on this principle is called as double entry system. देखो, जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन होता है हमेशा उसके 2 पहलू होते हैं, जिसमें एक पहलू हमेशा डेबिट होगा एंड सेकंड हमेशा क्रेडिट होगा। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट जरूर होगा। तो इस सिस्टम से जिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। और इस कॉन्सेप्ट को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है उसका बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, और ये तभी होगा जब एक साइड को डेबिट किया जाएगा एंड दूसरी साइड को क्रेडिट किया जाएगा। इसका रूल होता है एसेट्स इक्वल टू में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब हमारी जो एसेट है, हमारी बिजनेस में जो संपत्तियां हैं, वो हमारी बिजनेस की लाइबिलिटीज और कैपिटल के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम इससे कैपिटल को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एसेट्स दी हुई है, लाइबिलिटीज दी हुई है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके हम अपने बिजनेस की कैपिटल को निकाल सकते हैं। इंश्योर्स द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की कंप्लीटनेस रहे एंड वो एक तरीके से एक्यूरेट रहे। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग इक्विपमेंट फॉर कैश, डिक्रीज कैश एंड इंक्रीज इक्विपमेंट। हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया, एक मशीन हमने परचेज की। जब हमने वो मशीन परचेज की होगी तो इससे हमारा कैश कम हो गया होगा, लेकिन हमारी जो इक्विपमेंट है, हमारी जो एसेट है, वो हमारी इससे बढ़ गई होंगी। मतलब इससे एक एसेट हमारी बढ़ रही है जो है हमारी मशीन, लेकिन एक एसेट हमारी कम भी हो रही है जो कि है हमारी कैश। तो इसका असर दोनों चीजों पर पड़ता है। एंड टेकिंग लोन विल इंक्रीज एसेट एट वन साइड एंड लाइबिलिटीज एट अनदर साइड। अब एक लोन हमने, फॉर एग्जांपल हमने एक लोन लिया। अब लोन से क्या हुआ, हमारे बिजनेस की जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ गई, और दूसरी साइड हमारे बिजनेस की जो एसेट है, एसेट में हमारा जो कैश है वो भी इतने ही रुपए से हमारा बढ़ गया। तो इसमें दोनों ही एस्पेक्ट्स अफेक्ट हुए हैं इसके। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड रियलाइजेबल, नॉट नेसेसरी व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड रियलाइजेबल। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिस वक्त हम अपनी रेवेन्यू को अर्न कर लेंगे या रियलाइज कर लेंगे उसी वक्त पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि हमने कैश को रिसीव किया है या फिर नहीं किया है, ये केवल और केवल रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए है। इंश्योर्स दैट इनकम इज रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड। रिकॉर्डिंग सेल्स रेवेन्यू व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर इवन इफ पेमेंट इज रिसीव्ड लेटर। हम सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हमने गुड्स को कस्टमर को डिलीवर कर दिया है। पेमेंट हमें रिसीव हुई है नहीं हुई है इससे हमें भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने सेल्स कर दी है और उस सेल्स रेवेन्यू को बिजनेस में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज इन द पीरियड इन विच दे आर इनकरिंग टू जनरेट दोज रेवेन्यूज। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारी रेवेन्यूज के साथ मैच करने चाहिए। मतलब कि हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं फिर हमारी जो रेवेन्यू हुई है दोनों एक दूसरे से मैच करनी चाहिए एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान।
provides an accurate view of profitability for each period. If a company incurs cost for goods that are sold in particular month, those costs are recorded in that same month's financials. For example, हमारी कंपनी ने एक सेल की 50,000 रुपए की, तो जिस वक्त पर हम बुक्स में ये नोट कर रहे हैं कि हमने 50,000 रुपए की सेल की है, उसी वक्त पर हम उसके साथ में ये भी नोट करेंगे कि जो 50,000 रुपए के सामान हमने बेचा है, उस सामान की कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी उसमें लिखा जाएगा ताकि ये मैच कर सके कि हमारी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू क्या हुई है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड फ्री फ्रॉम बायस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस के बेसिस पर हम उनको रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि वो किसी भी बायसनेस से फ्री हो सके। मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनका एक ना एक एविडेंस होना चाहिए जिस एविडेंस के बेसिस पर हम इनको रिकॉर्ड करें। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल एटसेट्रा। और ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। इम्प्लीकेशंस इंक्रीज द रिलायबिलिटी, इससे भरोसा बढ़ता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। एक एग्जांपल दे रखा है, व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश द ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय कैश रिसीट फॉर मनी पेड एंड इफ द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट द ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए कॉपी ऑफ इनवॉइस और चालान। जब हमने गुड्स को कैश देकर के परचेज किया है तब जो हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम उसको एक कैश रिसीट के थ्रू हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि इस बात का एविडेंस हमारे पास रहे कि हमने कैश में ही ट्रांजैक्शन किया है। एंड इफ द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, और अगर हमने सामान को उधार पर खरीदा है, सब जो ट्रांजैक्शन है वो सपोर्ट करना चाहिए बाय ए कॉपी ऑफ इनवॉइस और डिलीवरी चालान। उस वक्त पर हमारे पास उसको रिकॉर्ड करने के लिए डिलीवरी चालान या फिर एक कॉपी ऑफ इनवॉइस होना चाहिए। तो ये है